So our next topic is alternating current. So what is alternating current? It is that kind of current in which the value of current varies both in magnitude and direction. तो भी ऐसा करंट कि जिसमें करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ वेरी करें, तो दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. Now in this topic we will study about a special kind of alternating current which varies sinusoidally. So that is known as sinusoidally varying alternating current. और इसकी इक्वेशन ये होती है भी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई. इसमें जो आई नॉट है भी, तो आई नॉट इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ करंट, और इसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या फिर इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट. ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. And phi is known as initial phase. And this omega t plus phi, so that is known as complete phase at any time t. So omega t plus phi, so this is known as phase at any time t. फिर एक होता है भी टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सो दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड होता है भी 2 पाई बाई ओमेगा, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t, यानी ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो यहाँ से भी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ. तो ये फार्मूले सेम वैसे ही हैं भी जो हमने SHM में किए थे, तो वैसे ही फार्मूले हैं ये वाले. और इसका जो ग्राफ आएगा भी करंट का टाइम के साथ, अगर हम फाई को 0 मान लें, अगर फाई को 0 मान लें तो फिर इक्वेशन आएगी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. मान लो टाइम t/2, and this 3t/4. तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा.
जैसे ओमेगा होता है भी 2 पाई/t, तो ऐसे आई की वैल्यू आएगी I0 sin 2 पाई/t इंटू टी। तो अगर आप t को 0 पुट करो तो 0 आएगा, साइन 0 0 होता है। फिर t को t/4 पुट करो तो ये एंगल π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 1। तो फिर आई की वैल्यू आएगी ये I0, और फिर t को t/2 पुट करो तो ये साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई 0, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर t को पुट करो 3t/4, तो ये एंगल आएगा साइन 3π/2, यानी साइन 270 डिग्री। तो वहाँ पे इसकी वैल्यू -1, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी -I0। और फिर t को t पुट करोगे तो ये साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई 0, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। So this is graph of current with respect to time. इसके बाद अभी अगर किसी सर्किट में मान लो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर अल्टरनेटिंग करंट तभी फ्लो कर सकता है जब उस सर्किट में जो ईएमएफ है वो भी अल्टरनेटिंग हो। तो फिर जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगी तो अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो ओनली व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, E = E0 sin ω t प्लस फाई अगर लगाना है तो लगा सकते हो। So this is a equation of source of alternating EMF, E = E0 sin ω t प्लस फाई। तो E यहाँ पर है EMF at any time t, E0 peak value of EMF और maximum value और amplitude of EMF, जैसे हमने यहाँ किया था। ओमेगा वही होगी, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम पीरियड, एफ सिंपल फ्रीक्वेंसी, पाई इनिशियल फेज। और इसका ग्राफ भी कुछ इस टाइप का आएगा जैसे करंट का ग्राफ आया। और इसका जो भी सिंबल होता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, वो सिंबल ये होते हैं। जैसे डीसी का सिंबल ये होता है, डीसी सोर्स का, तो एसी सोर्स का सिंबल ये हो जाएगा। तो इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो भी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है? तो भी मीन वैल्यू ऑफ करंट, तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एनी करंट, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एनी करंट in a given time interval
is that constant value of current. Is that constant value of current which will send the same amount of charge, which will send the same amount of charge in a given circuit as sent by actual current through the same circuit in the same interval of time. Through the same circuit in the same interval of time. तो इसका मतलब है कि मान लो जैसे कोई सर्किट है जिसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट टाइम वेरिंग करंट है, मतलब टाइम के साथ इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। तो फिर इस करंट की वजह से टाइम t1 से t2 के बीच जो करंट फ्लो करेगा किसी पॉइंट से, जो चार्ज फ्लो करेगा सॉरी, तो चार्ज होता है भी इंटीग्रल आई डी टी और टाइम t1 से t2। तो मान लो ये कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट से, then the total amount of charge that will flow due to this current through this point from time t1 to t2, तो ये चार्ज हो जाएगा इंटीग्रल आई डी टी फ्रॉम t1 to t2। अब अगर इसकी जगह पे हम कोई एक कांस्टेंट करंट चलाएं भी, से आई एवरेज, अगर हम आई की जगह पे कोई एक कांस्टेंट करंट चलाएं इसी सर्किट में, तो फिर इसी पॉइंट के थ्रू टाइम t1 से t2 के बीच जो चार्ज पास करेगा इसमें से, तो वो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम, और टाइम इंटरवल होगा t2 माइनस t1। और अगर ये दोनों चार्ज सेम है, इन दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है अगर, तो फिर ये आई एवरेज हो जाएगा इस करंट का एवरेज करंट फ्रॉम टाइम t1 टू t2। तो फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो भी, तो यहाँ से आएगा आई एवरेज इंटू t2 माइनस t1 इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी फ्रॉम t1 टू t2। और फिर यहाँ से भी आई एवरेज की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल आई डी टी फ्रॉम t1 टू t2 upon t2 minus t1. So this is basic formula to find the average current. तो बेसिकली एवरेज करंट क्या है? अभी एवरेज करंट है टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज करंट इज बेसिकली टोटल चार्ज फ्लोन
अपॉन टाइम टेकन। तो भी इंटीग्रल आई डी टी जो है ये टोटल चार्ज फ्लो जो किया इस पॉइंट से वो है, और ये T2 माइनस T1 इज टाइम टेकन। तो देखो बेसिकली जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला हम किसी भी क्वांटिटी के लिए लगा सकते हैं, मतलब कोई भी टाइम वेरिंग क्वांटिटी है और उसका हमने एवरेज निकालना है टाइम T1 से T2 के बीच। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी y है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो उसकी एवरेज वैल्यू होगी इंटीग्रल y डी टी फ्रॉम T1 टू T2 अपॉन T2 माइनस T1। So this is a general formula to find the average value of any quantity. और y यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, y can be any quantity. जैसे मान लो y अगर एक वेलोसिटी है, तो अगर y वेलोसिटी है तो इंटीग्रल v dt डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। मान लो y अगर फोर्स है तो इंटीग्रल f dt ये इम्पल्स होता है भी, और इम्पल्स अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू एवरेज फोर्स। या मान लो y एक पावर है तो इंटीग्रल p dt इंटीग्रल पावर dt ये एनर्जी होता है, और एनर्जी अपॉन टाइम इज एवरेज पावर। ठीक है भी। तो इस तरह से भी y यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, और y अगर करंट है तो फिर एवरेज करंट हो जाएगा इंटीग्रल आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2 अपॉन T2 माइनस T1। तो अभी इसका अब नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। तो अभी हाफ साइकिल का मतलब है, देखो 0 से t तक ये एक फुल साइकिल होती है, 0 से लेकर t तक ये फुल साइकिल होती है। तो हाफ साइकिल का मतलब है 0 से t/2। तो अगर हमने 0 से t/2 के बीच इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो फिर आई की वैल्यू पुट कर दो आई नॉट साइन ओमेगा टी, T1 को 0 ले लो और T2 को t/2। तो अभी आई को पुट कर दो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और T1 को 0, T2 को t/2। अब आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, और ये 2/t साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज ओमेगा। फिर माइनस को बाहर ले लो भी, अब जैसे अभी ओमेगा होता है 2 पाई/t, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 2 पाई/t, और यहाँ भी पुट कर दो ओमेगा को 2 पाई/t, और फिर यहाँ t को पुट करो t/2,
फिर माइनस डाल के टी को 0 पुट करोगे तो ये cos 0 हो जाएगा। ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 -1, तो ये -2 और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा भी 2i0 अपॉन पाई। So average value of current for first half of cycle is 2i0 upon pi. So this is average value of alternating current for half cycle. इसके बाद अभी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल। तो फुल साइकिल का मतलब है 0 से t तक। तो अगर हमने फुल साइकिल के लिए निकालना है अभी, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से t तक और नीचे भी t हो जाएगा। जाएगा इंटीग्रल I0 sin ओमेगा t फ्रॉम 0 to t upon t minus 0. And in the same way, if you proceed in the same way, तो जब यहाँ पे आप लिमिट 0 से t रखोगे तो यहाँ पे 0 ये t आएगा, मतलब इस तरह से आएगा ये I0 अपॉन t, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा वो भी बाहर आ जाएगा, और लिमिट 0 से t। तो जब t को t पुट करोगे तो ये कोस 2 पाई हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई t, और t को t रखा, फिर माइनस लगा के t को 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा। अब ये cos 2 पाई इसकी वैल्यू भी 1 होती है, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा भी 0। सो एवरेज करंट फॉर द फुल साइकिल इज 0। ठीक है भी, तो फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट 0 होता है, एंड दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि फुल साइकिल की अगर बात करें हम, तो फुल साइकिल में ये होगा कि भाई फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट एक तरफ है, मान लो टुवर्ड्स राइट है करंट, तो फिर अगली हाफ साइकिल में करंट लेफ्ट की तरफ हो गया, तो जितना चार्ज फर्स्ट हाफ साइकिल में एक तरफ फ्लो करेगा उतना ही चार्ज सेकंड हाफ साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो फिर जो नेट चार्ज फ्लो करेगा वो 0 हो जाएगा इन एनी वन डायरेक्शन। क्योंकि जो करंट है वो कभी राइट की तरफ जाता है, कभी लेफ्ट की तरफ जाता है करंट, तो फिर इन वन फुल साइकिल टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा सर्किट में वो 0 हो जाएगा। सो एवरेज करंट इज 0। ठीक है भी, अच्छा वैसे भी जो ये इंटीग्रल आई डी टी होता है, तो इंटीग्रल आई डी टी होगा बेसिकली एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। सो इंटीग्रल आई डी टी इज एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। और अगर हम पूरे साइकिल की बात करें तो आधी साइकिल के लिए एरिया पॉजिटिव होगा और बाकी हाफ के लिए एरिया नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों एरिया इक्वल है तो नेट एरिया 0 हो जाएगा।
तो फिर नेट एरिया 0 है तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 हो जाएगा. सो एवरेज करंट इज 0. इसके बाद अभी एवरेज करंट ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम. एवरेज करंट for a long interval of time. तो लॉन्ग इंटरवल का मतलब है कि मान लो जैसे हम काफी लंबे टाइम के लिए अगर ले लें, तो भी एवरेज करंट जैसे होता है इंटीग्रल आई डी टी फ्रॉम T1 to T2 अपॉन T2 माइनस T1. अगर हम काफी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें तो T2 माइनस T1 जो है वो काफी लार्ज हो जाएगा. और जो इंटीग्रल आई डी टी है भी ये इस एरिया के बराबर होगा. तो एरिया कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. तो इसकी तो एक फाइनाइट वैल्यू ही होगी, इसकी तो एक लिमिटेड वैल्यू होगी, क्योंकि कभी एरिया पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा. तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इंटीग्रल आई डी टी की, वो इस हाफ साइकिल का जो एरिया है इससे इससे ज्यादा नहीं हो सकती भी, क्योंकि फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे फिर 0 हो गया एरिया, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा. तो यानी जो ये ऊपर वाला फैक्टर है इसकी तो वैल्यू काफी कम होगी और नीचे वाले फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो फिर ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के इक्वल आ जाएगी. So average current for a long interval of time is almost equal to 0. Means the net flow of charge in any direction will be 0, almost 0 over a long interval of time. So that is average current. तो अभी इसी तरह से आप जो EMF है वो भी निकाल सकते हो. जैसे EMF की इक्वेशन है E नॉट साइन ओमेगा टी. हाँ जी, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF. तो अभी इसमें भी इसका फार्मूला फ्री हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ EMF निकालने का. E average equal to integral E dt from time T1 to T2 अपॉन T2 माइनस T1. और अगर आप E की वैल्यू पुट करो इसमें E नॉट साइन ओमेगा टी, तो सेम तरीके से फॉर हाफ साइकिल एवरेज EMF आएगी 2 E नॉट अपॉन पाई. जैसे भी करंट आया था 2 I नॉट अपॉन पाई हाफ साइकिल के लिए, तो बिल्कुल सेम तरीके से बस I की जगह पे E आ जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम होगी. एंड फॉर फुल साइकिल 0 हो जाएगी. And for long interval of time also 0. तो ये था भी हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड
EMF। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी RMS वैल्यू। And this RMS value is also known as effective value or virtual value। तो what is RMS value of current? तभी RMS value of current की डेफिनेशन क्या होती है? तो RMS value of current in a given interval of time is defined as that constant value of current which would generate the same amount of heat in a given resistance as generated by actual current in the same resistance in the same interval of time। इसका मतलब है कि मान लो जैसे कोई रेजिस्टेंस है और इसमें कोई टाइम वेरिंग करंट आई चल रहा है इसमें, तो टाइम T1 से T2 के बीच इसमें जो हीट जनरेट होगी तो वो होगी इंटीग्रल I स्क्वायर R dt। अगर करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो फिर हीट के लिए हमें ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसका फार्मूला होता है भी इंटीग्रल I स्क्वायर R dt फ्रॉम टाइम T1 टू T2। तो अब अगर हम सपोज इसी रेजिस्टेंस में एक कांस्टेंट करंट चला दें से IV, तो V का मतलब यहाँ पे वर्चुअल से लिया हमने, वर्चुअल यानी RMS एक ही बात है। तो फिर ये जो कांस्टेंट करंट IV है ये टाइम T1 से T2 के बीच इसमें कितनी हीट जनरेट करेगा, तो वो हीट हो जाएगी I स्क्वायर, जब करंट कांस्टेंट है तो फिर सीधा I स्क्वायर R इंटू टाइम टेकन T2 माइनस T1। और अब इन दोनों को इक्वेट कर दो भी, तो यानी IV स्क्वायर R T2 माइनस T1 इक्वल टू इंटीग्रल I स्क्वायर R dt फ्रॉम T1 टू T2। तो अभी R तो कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ से IV की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल I स्क्वायर dt फ्रॉम टाइम T1 टू T2 अपॉन T2 माइनस T1 को नीचे ले आए, ये IV का स्क्वायर आएगा, इसका रूट कर देंगे तो ये IV आ जाएगा। So this is a general formula to find the RMS value of current। और ये फार्मूला हम किसी भी क्वांटिटी के लिए लगा सकते हैं। अगर हमने किसी भी कोई भी क्वांटिटी y है, जैसे अगर उसकी RMS वैल्यू निकालनी है टाइम T1 से T2 के बीच, तो फिर उसकी RMS वैल्यू हो जाएगी y RMS या y वर्चुअल इंटीग्रल y स्क्वायर dt फ्रॉम टाइम T1 टू T2 अपॉन T2 माइनस T1 और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये फार्मूला हम किसी भी क्वांटिटी के लिए यूज कर सकते हैं।
तो y यहाँ पे करंट भी हो सकता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेस, कुछ भी हो सकता है भी यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज फार्मूला फॉर RMS करंट। इसके बाद अभी RMS करंट इन फर्स्ट हाफ साइकिल। RMS value of alternating current in first half cycle। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए T1 को 0 पुट कर दो और T2 को T/2 पुट कर दो और I की वैल्यू पुट कर दो I0 sin ओमेगा t। तो फिर हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to T/2 अपॉन T/2 माइनस 0 और इस पूरे का अंडर रूट। इसमें I0 स्क्वायर तो रूट से ही बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर निकल के I0 बन जाएगा और ये 2/t हो जाएगा और ये इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा t। साइन स्क्वायर को लिख लोगे आप 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2। अभी साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा/2। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गए भी, फिर 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और cos का इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज 2 ओमेगा। तो पहले t को यहाँ T/2 पुट करो और यहाँ पे t को T/2 पुट करोगे तो जैसे साइन 2 ओमेगा t, तो ओमेगा है यहाँ पे 2π/t और t को पुट करेंगे T/2 तो ये साइन 2π हो जाएगा और साइन 2π 0 होता है, तो फिर 0 आ जाएगा और फिर t को 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा और फिर ये t से t कैंसिल, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा भी IV इक्वल टू I0/√2। So this is RMS current for first half cycle. Similarly, you can also find RMS value of EMF. तो वो हो जाएगी E0/√2 सेम तरीके से भी। और इसके बाद अभी अगर फुल साइकिल पे निकालना हो, फॉर फुल साइकिल, तो यहाँ पे टाइम की लिमिट बदल जाएगी, 0 से t, नीचे भी t आ जाएगा। एंड इफ यू प्रोसीड इन द सेम वे, तो यहाँ से भी जो RMS करंट है फुल साइकिल के लिए उसकी वैल्यू भी सेम आएगी I0/√2। ठीक है भी, तो सेम आंसर आएगा और EV की वैल्यू भी सेम आएगी E0/√2। तो अभी जब RMS वैल्यू निकालनी होती है, चाहे आप हाफ साइकिल के लिए निकालो
या फुल साइकिल के लिए निकालो, तो आंसर दोनों का सेम आएगा, दैट इज I0/√2 एंड E0/√2। देखो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि हम फर्स्ट हाफ साइकिल ले रहे हैं या सेकंड हाफ साइकिल ले रहे हैं या फुल साइकिल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे करंट का स्क्वायर हो जाता है। तो करंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो अब करंट का स्क्वायर हो गया तो उससे सब कुछ पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इस करके फर्क नहीं पड़ता कि आप जो RMS करंट है वो फर्स्ट हाफ साइकिल में लो या सेकंड हाफ साइकिल में लो या फिर पूरी साइकिल में लो, बट एवरेज करंट जब निकाल रहे थे तो डिफरेंस होगा, क्योंकि वहाँ पे I की पावर सिंगल होती है। तो सेकंड हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रल I/dt नेगेटिव हो जाता है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होता है, जबकि इंटीग्रल I²dt ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे करंट पॉजिटिव हो चाहे करंट नेगेटिव हो। और इसी तरह से भी अगर हम बात करें लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम की, तो उसमें भी जो वैल्यू होगी RMS वैल्यू वो यही होगी, I0/√2 E0/√2। तो फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तो IV is I0/√2 and EV is E0/√2। तो फिर जो RMS वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज है भी, वो हमेशा 1/√2 टाइम ही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी जो अल्टरनेटिंग करंट है या जो अल्टरनेटिंग EMF है, उसको मेजर करने के लिए फिर जो एमीटर और वोल्टमीटर हैं तो वो भी अल्टरनेटिंग वाले ही होने चाहिए। तो ये ऑर्डिनरी एमीटर एंड वोल्टमीटर जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, ऑर्डिनरी एमीटर एंड वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर AC करंट एंड AC voltages। AC करंट और AC वोल्टेज, क्योंकि जो नॉर्मल एमीटर या वोल्टमीटर हैं वो एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं अभी, और एवरेज वैल्यू 0 होती है। सो दे विल शो 0 रीडिंग। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट पास करें इनमें से तो दे विल शो 0 रीडिंग, दे विल शो नो रीडिंग। So to measure the AC currents or voltages, so we need AC emitter and AC voltmeter. To measure AC current or voltages, we need AC emitters and AC voltmeter. तो बेसिकली जो ये AC एमीटर या वोल्टमीटर होते हैं, so these are based on heating effect of current. These are based on heating effect of current.
तो अब इनके अंदर एक वायर होती है, और जब उस वायर में से करंट पास करते हैं तो दैट वायर गेट्स हीटेड, और हीट होके वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, और वो फिर जो स्ट्रेच जब होगी तो it will show the reading. A needle is connected with that wire, and that needle will deflect according to the amount of stretching in the wire. क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी रेजिस्टेंस में चाहे करंट इस तरफ फ्लो करे या इस तरफ फ्लो करे, तो हीट तो दोनों ही केस में जनरेट होगी. सो हीटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट. सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है भी. तो इनमें एक वायर होती है जो हीट होने से स्ट्रेच हो जाती है, और फिर वो स्ट्रेच होके हमें रीडिंग शो करती है. सो दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट. जो एसी एमीटर या एसी वोल्टमीटर हैं भी, सो दीज आर आल्सो नोन एज hot wire instruments. ठीक है भी. तो और इसके अलावा जो हमें ये रीडिंग जो हमें शो करेंगे वो आरएमएस वैल्यू रीडिंग शो करते हैं, एंड दे मेजर आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज. तो ये आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं अभी करंट और वोल्टेज की. तो जैसे मान लो जैसे हमारे घरों में जो लाइट आती है, हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट लाइट आती है, 220 वोल्ट की वोल्टेज आती है. तो ये 220 वोल्ट बेसिकली ये आरएमएस वोल्टेज होती है. ये आरएमएस वोल्टेज होती है. तो जैसे मान लो अगर हम कोई वोल्ट मीटर लगा दें किसी डिवाइस पे, तो वो जो वोल्टेज मेजर करेगा वो एसी वोल्टेज मेजर करेगा, और वो जो वोल्टेज मेजर करेगा वो आरएमएस वोल्टेज मेजर करेगा, विच कम्स आउट टू बी 220 वोल्ट. सिमिलरली अगर मान लो हमने करंट मेजर करना है किसी डिवाइस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, एंड फॉर दैट इफ वी यूज एसी एमीटर, तो दैट विल मेजर द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. तो फिर हमें वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट देगा. अच्छा, इसमें एक बात और, जो एसी एमीटर या वोल्ट मीटर में जो डिविजन्स होंगी, जैसे डिविजन्स होंगी, so these divisions will not be equally spaced, क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो इस करके जो डिविजन्स है यहाँ पे, तो डिविजन्स विल नॉट बी equally spaced. Because the heating effect and heat produced is directly proportional to square of current. अच्छा, इसके अलावा भी जो एसी एमीटर या वोल्ट मीटर है वो डीसी करंट या डीसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं. तो एसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर can also measure DC current or DC वोल्टेज. लेकिन जो डीसी एमीटर या वोल्ट मीटर होंगे वो एसी करंट या वोल्टेज को मेजर नहीं कर पाएंगे.
ठीक है। तो इस पे भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पेज नंबर 52 पे ये सब्जेक्टिव असाइनमेंट है अल्टरनेटिंग करंट की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 and 3. The electric mains in a house are marked as 220 volt 50 hertz. तो अभी 220 वोल्ट जो है ये आरएमएस वोल्टेज है, यानी ईवी है, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगी E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। फाई को 0 मान लेते हैं। और भी जो ईवी होता है ये होता है E नॉट बाई √2। तो E नॉट की वैल्यू आएगी √2 इंटू ईवी। तो √2 इंटू ईवी की वैल्यू है 220, और ओमेगा होता है भी 2πf। तो आएगा 100 पाई। तो साइन 100 पाई टी। तो अभी आज ये 311 आ जाएगा सॉल्व करके। सो दिस कम्स आउट 311 साइन 100 पाई टी। ठीक है भी। अच्छा, भी कई बार क्वेश्चन आता है कि 220 वोल्ट डीसी ज़्यादा डेंजरस है या 220 वोल्ट एसी ज़्यादा डेंजरस है। तो इसका आंसर होगा भी 220 वोल्ट एसी। उसका रीजन ये है कि देखो, टू डीसी में तो वोल्टेज कांस्टेंट ही रहती है 220, बट एसी में ये आरएमएस वोल्टेज होती है, और जबकि इसकी जो पीक वोल्टेज है वो 311 है, जो कि 220 से ज़्यादा है। तो क्योंकि पीक वोल्टेज इसकी ज़्यादा है एसी की डीसी से, सो दैट्स व्हाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। फिर इसके बाद अभी थर्ड क्वेश्चन। इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट आरएमएस वोल्टेज इज दिस। तो भी ईवी दिया हुआ है 100 √2। तो फाइंड द पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू ईवी। तो ईवी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा 200 वोल्ट, एंड इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो अभी एवरेज वैल्यू होती है हाफ साइकिल में 2E0 अपॉन पाई। तो ये E0 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 127.4 वोल्ट। तो अभी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है पेज नंबर 54 पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। The current in a circuit varies with time as I equal to 2 under root T. Then the RMS value of current for the interval T equal to 2 second to T equal to 4 second. अब देखो ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, तो फिर इसमें जो हमारा जनरल फार्मूला था आरएमएस करंट का, वो क्या था भी इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम T1 to T2 अपॉन T2 माइनस T1 और इसका अंडर रूट। तो अभी अप्लाई दिस फार्मूला। तो इसमें आई की वैल्यू पुट कर दो 2 अंडर रूट टी। तो ये हो जाएगा 4T डी टी, और T1 2 सेकेंड है और T2 4 सेकेंड है। तो ये 4/2 ये 2 हो जाएगा। टी का इंटीग्रेशन T²/2।
तो ये √12 आ जाएगा भी, यानी 2√3 एम्पियर। तो इसका बी आंसर आ जाएगा। तो भी फर्स्ट का बी आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है भी, इंस्टेंटेनियस करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय दिस। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी? तो उसमें पीक वैल्यू 2 है, तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी 2/√2, दैट इज √2 एम्पियर। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगी, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी। तो आरएमएस करंट कितना होगा ये बताना है भी हमने। तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाए करंट की, तो फिर हम आरएमएस करंट निकाल सकते हैं। और आपको पता है भी, जैसे जब कोई फंक्शन होता है y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। तो ऐसे ही देखो सेम टाइप का फंक्शन है ये। तो यहाँ पे i की मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी I0, तो हो जाएगी √I1² प्लस I2², और फिर RMS हो जाएगा I0/√2। तो उससे भी ए आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे I0 की, तो ए आंसर आ जाएगा इससे। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, जैसे हमने SHM में किया था, इसको अगर आप एक सिंगल साइन या कोसाइन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, तो वहां से फिर जो एम्पलीट्यूड आएगा उसका वो आएगा √I1² प्लस I2², और फिर RMS वैल्यू आ जाएगी अपॉन √2। ठीक है भी। अच्छा भैया क्वेश्चन और देखो, अगर मान लो क्वेश्चन इस टाइप का हो, मान लो करंट आपको दे दिया, करंट इक्वल टू A प्लस B sin ओमेगा टी, और इसकी RMS वैल्यू बतानी हो, तो फिर वो कैसे निकालेंगे? तो अभी इसकी RMS वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? से फॉर फुल साइकिल, तो भी अप्लाई द फॉर्मूला। तो इंटीग्रल I², तो I का स्क्वायर हो जाएगा A² प्लस B² sin² ओमेगा टी प्लस 2AB sin ओमेगा टी, फ्रॉम 0 to t अपॉन t माइनस 0। तो भी A² का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा A² इंटू टी, B² sin² ओमेगा टी, इसको लिख लोगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, फिर 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, और cos 2 ओमेगा टी का आ जाएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। और यहाँ पे भी sin ओमेगा टी का cos ओमेगा टी विद माइनस साइन, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अपॉन ओमेगा।
तो जब टी को टी पुट करोगे तो ये ए स्क्वायर टी आ जाएगा, यहाँ पे भी टी को टी पुट करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, और टी को यहाँ टी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, साइन 4 पाई बनेगा, ये 0 हो जाएगा, और टी को 0 पुट करोगे यहाँ पे वो सब 0 हो जाएगा, फिर ये आएगा -2ab अपॉन ओमेगा। तो टी को टी पुट करोगे तो ये cos 2 पाई, और टी को 0 पुट करोगे तो ये cos 0, cos 0 भी 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट, ये सारा 0 हो जाएगा, तो भी इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद भी मान लो आपको कोई ऐसे ग्राफ दे दिया जाए कोई, अगर सपोज आपको एक करंट टाइम ग्राफ दिया होगा कोई, मान लो ये करंट है 4 एम्पियर, और ये टाइम है 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड। तो मान लो ग्राफ ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है ग्राफ ये, तो फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, अगर वो हमने निकालनी है। तो देखो हम 0 से 2 सेकेंड के बीच अगर निकाल लें तो वही वैल्यू 2 से 4 के बीच होगी, वही 4 से 6 के बीच होगी, क्योंकि सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है। और 0 से 2 के बीच जो करंट की इक्वेशन आएगी वो इस टाइप की आएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और स्लोप हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा होगा 4 अपॉन 2, तो फिर y की जगह पे i आ जाएगा, और स्लोप इसका 2 हो गया भी, tan थीटा 4 अपॉन 2, और x की जगह पे t आ जाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन बन गया हमारे पास करंट का, और फिर जैसे हमने यहाँ निकाला था अभी, तो अब जो भी आपने निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है या एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो जो बेसिक फार्मूला है, जो जनरल फार्मूला है वो लगा देंगे। जैसे मान लो हमने अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 2 अपॉन 2 माइनस 0 और इसका अंडर रूट। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भी इस वाले वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।